हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रतिबद्ध सीरीज, जहां पर हम टॉपिक करेंगे दैट इज एग्जीक्यूटिव। ना अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। हम पीवाईक्यूज को भी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, स्पेशली जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करते हैं। दोनों ही टॉपिक्स एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहीं से ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हम पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा टॉपिक अब बनता है दैट इज प्रेसिडेंट। अगर हम आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो इट इज रिटन देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताया रखा है। 54 की अगर बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन एंड 71 मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रखी है। अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर है। एज यू नो, जब हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में बहुत क्रूशियल हो जाता है अगर कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है वहां पर आर्टिकल नंबर लिखना। राइट नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रेसिडेंट। एज यू नो, एग्जीक्यूटिव में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रेसिडेंट का बन जाता है। आप देखते हैं हाउ शुड वी लुक एट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हमें कैसे देखना चाहिए? एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जैसे इंग्लिश क्राउन है वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ज्यादातर पावर्स तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास होती हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अथॉरिटेटिव होता है। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंग्लिश क्राउन की तरह आपको देखने को मिलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक्ट्स विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हीं की एड एंड एडवाइस पे ये काम करते हैं। तभी जब हम पावर्स की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास एज सच कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसको सारा ही काम किससे पूछ के करना पड़ता है, किसकी एड एंड एडवाइस पे करना पड़ता है? इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दैट इज व्हाई वी सेड ही जस्ट हैव सिचुएशनल डिस्क्रिशन। सिचुएशन के ऊपर डिस्क्रिशन डिपेंड करती है, एज सच कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इनके पास नहीं एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडवोकेट्स ऑफ दिस व्यू, जैसे बी आर अम्बेडकर, ग्रैंडविल ऑस्टिन आपको देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट रोल की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ही इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका काम क्या है, मेन एम क्या है प्रेसिडेंट का? प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को। नाउ जब हम इम्पीचमेंट की भी बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो जब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं, देयर इज ओनली वन ग्राउंड ऑन विच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, which is violation of the constitution. Now the term violation of the constitution is nowhere written. That is why constitution को protect करने की जिम्मेवारी भी किसको दे रखी है? It is the president. I hope I am clear. ठीक है। Next, serve the people of the country and holds an unspecified reserve of power. Now powerful की बात करते हैं, not just a figurehead. figurehead नहीं है, इनके पास कुछ ना कुछ powers देखने को मिलती हैं। सुपर मिनिस्टीरियल पावर्स आपको देखने को मिलती है। एंड एडवोकेट्स ऑफ दिस व्यू इज के एम मुंशी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट को कई बार कहा जाता है ही इज जस्ट अ रबर स्टैंप। रबर स्टैंप का मतलब क्या है कि भाई इसके पास एज सच कोई पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, तो सिर्फ स्टैंपिंग के लिए काम, मतलब कोई भी बिल पास होना है तो असेंट चाहिए, कोई भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने एग्रीमेंट साइन करना है तो उस पर सिग्नेचर्स किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके पास पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। स्पेशली जब हम सिचुएशनल डिस्क्रिशन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट पावरफुल बन जाता है। राइट, आप कह सकते हैं तीन व्यूज हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हेड, इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन से हैं और क्या ये पावरफुल है। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 79, अगेन आर्टिकल नंबर याद रखना बच्चे। आर्टिकल 79 which is president is a part of the parliament. Can president send messages to the parliament without council of ministers advice? ये unclear है। ठीक है, क्या यहाँ पर president messages send कर सकता है parliament को without the aid and advice of the council of ministers? This is very unclear. It is not written in our constitution. आर्टिकल 85 की बात करते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं या हाउस ऑफ पीपल को, विच इज लोकसभा ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है यहाँ, या फिर कोई क्लियर मेजॉरिटी आपको नहीं देखने को मिलती है, तो ही कैन डिसॉल्व द हाउस। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी बिल्स पास किए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उन पे इनका वीटो आपको देखने को मिलता है। राजेंद्र प्रसाद पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल आपको देखने को मिलता है जिसपे वीटो एक्सरसाइज किया गया था। ऐसे ही वेंकट रमन जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने सैलरीज एंड पेंशन ऑफ एमपी पे एक तरह से यहाँ पर एक्सरसाइज की थी वीटो। एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 देखने को मिलती है। प्रोविजंस व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन अदर लिबरल डेमोक्रेसीज में ये नहीं देखने को मिलता है। रीप्रमलगेशन विदाउट एफर्ट्स टुवर्ड्स लेजिस्लेशन, ये भी एक तरह से आप देख सकते हैं मिसयूज किया गया है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का। जुडिशियल पावर्स की अगर बात करते हैं, नाउ इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट यस he has the judicial powers, he examines wisdom behind decisions। क्लैरिटी है? तो आप देख सकते हैं जो पार्डनिंग पावर्स दे रखी हैं वो एक तरह से क्या है, वो जुडिशियल पावर्स हैं किसकी, प्रेसिडेंट की। क्लैरिटी है? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज बाइंडिंग एडवाइस वर्सेस डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो एज आई टोल्ड यू, एज सच इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ही जस्ट हैव द सिचुएशनल डिस्क्रिशंस। तो उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बाइंडिंग एडवाइस की बात करते हैं तो आपको केस लॉ याद रखना पड़ेगा, यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी। सो यहाँ पर कहा गया था आफ्टर लोकसभा डिसोल्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंटिन्यू इन द केयर टेकर रोल, प्रेसिडेंट वर्क्स अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। सो बेसिकली जब केयर टेकर गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, वहां पर भी जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एड एंड एडवाइस से काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करता है। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज जब किए जाते हैं, नाउ एज यू नो डिस्क्वालिफिकेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या फिर एंटी डिफेक्शन के तहत किया जा सकता है। सो जब हम फर्स्ट टू प्रोविजंस की बात करते हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी को मीट नहीं करते हैं या फिर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर किसके पास होती है, इट इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, नाउ इट इज बाइंडिंग, दैट इज व्हाई हम बाइंडिंग एडवाइस की बात करते हैं। नाउ दोनों जो प्रोविजंस हैं, यहाँ पर जो दोनों प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन और रोपा एक्ट के तहत जो डिस्क्वालीफाई करा जाता है, करता कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन बोलता कौन है, एडवाइस कौन देता है, इट इज द इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब तक नहीं कहेगा तब तक ये इसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, तो बाइंडिंग एडवाइस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है, चूजिंग पार्टी इन हंग असेंबली। एज आई टोल्ड यू, ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। अगर हंग असेंबली आपको देखने को मिलती है तो हंग असेंबली में यहाँ पर जो पार्टी है, कौन मेजोरिटी बनाएगा, ये किसके हक किसके फेवर में होता है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो भाई यहाँ पर डिसॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, प्रेसिडेंट की। नॉट बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस विदाउट लोकसभा मेजोरिटी, जब तक लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है तब तक बाउंड नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुने। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग सस्पेंसिव वीटो। सो सस्पेंसिव वीटो जो है वहां पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो कब अप्लाई किया जाता है, मान लो ऑर्डिनरी बिल है, लेजिस्लेचर में आपने पास करवाया, लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया, उसके बाद यहाँ पर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट। तो रिकंसिडरेशन के लिए जब भेजा जाता है तो रिकंसिडरेशन के बाद जब पास होके बिल आपको मिलता है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है प्रेसिडेंट को सेंड देना होता है, लेकिन जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है तो वहां पर वो क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट, रिटर्निंग एडवाइस वंस, दैट इज आई हैव टोल्ड यू, एक एडवाइस जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस कोई देते हैं, एक बार ये रिटर्न कर सकते हैं एडवाइस को। सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 78। सो आर्टिकल 78 की अगर बात करते हैं तो कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन लिंक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइजेस द प्रेसिडेंट, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक्चुअली में कौन डिसेमिनेट करता है प्रेसिडेंट को, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो कोई भी इंफॉर्मेशन को पूछना कि आप इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की। क्लैरिटी है? एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट की बात करते हैं, कैन रिटर्न द एडवाइस, सीक एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंक्रीज पब्लिक एंगेजमेंट। तो अगर कोई एक्टिव प्रेसिडेंट है वो तीनों चीजें कर सकता है, जैसे प्रणब मुखर्जी ओपनड राष्ट्रपति भवन फॉर पब्लिक। ठीक है, तो एक तरह से इनकी डिस्क्रिशनरी, एक एक्टिव प्रेसिडेंट कैसे रोल प्ले करता है। एपीजे अब्दुल कलाम पब्लिक आउटकास्ट, सो आप पब्लिक आउटरीच में जो ये जाते थे तो एक तरह से ये एक्टिव प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे थे। नाउ प्रेसिडेंट्स की अगर बात करते हैं तो एंटाइटल्ड टू क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स बिल्स इन अ लिमिटेड मैनर, लिमिटेड मैनर है, माना गया कि यहाँ पर एज सच बहुत ज्यादा पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स को। सो कमेंट ऑन स्टेट अफेयर्स, म्यूटेड क्रिटिसिज्म, ये आपको जनरली देखने को मिलता है। शो प्राइवेट डिस्प्लेजर टू
प्राइम मिनिस्टर प्राइवेटली कर सकते हैं, पब्लिकली तो नहीं, बट प्राइवेट में ये प्राइम मिनिस्टर के डिस्प्लेजर शो कर सकते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 2, प्रेसिडेंट्स पावर कंडीशनल अंटिल आर्टिकल 75 क्लॉज 3 इज मेट, विच इज मेजोरिटी। जब तक मेजोरिटी नहीं है तब तक ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से बाउंड नहीं है। नेक्स्ट, कैन इंसिस्ट पीएम ऑन कॉन्फिडेंस वोट विद इन टाइम। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, अगर कोई कोalition गवर्नमेंट बन रही है तो वहां पर क्या बोल सकते हैं कि मेजोरिटी दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तरह से कॉन्फिडेंस, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ऐसे ये स्पेसिफाइड टाइम में कह सकते हैं कि अपनी कॉन्फिडेंस दिखाइए, मतलब अपना मेजोरिटी दिखाए। नेक्स्ट, रिसीव्स ऑपोजिशन लीडर्स टू फॉर्मली नोट प्रोटेस्ट्स एंड CMs invoke president's moral authority to safeguard federalism। तो फेडरलिज्म को सेफगार्ड करने के लिए प्रेसिडेंट एक अच्छा रोल निभा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरस्टेट काउंसिल्स की भी बात करते हैं तो इंटरस्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कौन बन जाते हैं, इट इज द प्रेसिडेंट, बिकॉज इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द ISC एंड द चेयरमैन बिकम्स द PM, राइट। लेकिन बनाता कौन है, ISC को बनाता कौन है, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कौन करता है, इट इज द प्रेसिडेंट। सो इट इज सेड कि जो प्रेसिडेंट है वो एक इफेक्टिव रोल निभा सकता है फेडरलिज्म को प्रमोट करने। क्लैरिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ना इमरजेंसी पावर्स की अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं ओवर 60 टाइम्स प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है। अगर हम 1965 टू 1980 की बात करते हैं 120 टोटल यूजेस किए गए हैं। सरकारी कमीशन ने कहा है 13 इंस्टेंसेस व्हेन मिनिस्ट्री हैड कॉन्फिडेंस, मिनिस्ट्री के पास कॉन्फिडेंस था भी, मतलब मेजोरिटी एग्जिस्ट भी करती, तब भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया है। की इंसिडेंट्स की अगर बात करते हैं तो 1965 में केरला क्वेश्चन नेहरूज डेमोक्रेटिक अप्रोच। 1977 डिसमिसल ऑफ 9 कांग्रेस स्टेट्स कंसिडर्ड मिसयूज। 1980 इंदिरा गांधी डिसमिस जनता गवर्नमेंट। 1992 बीजेपी 3 बीजेपी गवर्नमेंट्स डिसमिस्ड, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से की इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज किया गया है ना। वैलिड यूसेज कहां पर है, पीस एंड हार्मनी मेंटेन करने के लिए जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। जैसे पंजाब का जब एरा था 1970s टू 1980s काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहा है, वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट काफी ज्यादा आपको प्रोग्रेसिव देखने को मिली थी, जिसकी वजह से वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जस्टिफाइड था, ठीक है। सो वैलिड यूजेज है। ऐसे ही यूनिटी और इंटेग्रिटी को बचाने के लिए 3 बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस जो यूपी और बिहार में हुआ 2002-2005 में, ये वैलिड यूजेजेस मानी जाती हैं। इश्यूज की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है, बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के लिए यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी। दैट इज द इशू, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है क्लियर सेग्रीगेशन नहीं है कि किस बेसिस पे यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए। एम्बिग्यूटी इन डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंटर, एम्बिग्यूटी आपको देखने को मिलती है। बायस्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम द गवर्नर्स की बायस्ड रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं। पार्लियामेंट्री लॉ स्टेज एक्टिव पोस्ट रूल, सो पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो एक्टिव रहता है जब प्रेसिडेंट रूल खत्म भी हो जाता है। तो एक तरह से आपको देखने को मिलता है यहाँ पर सेंटर के पास ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। एसआर बोमाई केस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है लोकसभा इलेक्शन लॉस इजंट वैलिड ग्राउंड। सिर्फ लोकसभा इलेक्शन लॉस में अगर आपका लॉस हुआ है तो ये वैलिड ग्राउंड नहीं है कि आप वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। रिक्वायर्स मटेरियल एविडेंस, एविडेंस होना चाहिए कि आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, SC कैन रिस्टोर स्टेटस क्वो एंटे। सो बेसिकली यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का आपको एक स्कोप दे दिया गया है। तो अगर मैलिफाइड इंटेंशन से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है। आर्टिकल 356 डजंट इनहेरेंटली डिसॉल्व असेंबलीज। अब आर्टिकल 356 में ऐसा नहीं लिखा कि भाई आप उसको डिसॉल्व कर दो, आप सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो सस्पेंशन जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधा आए, आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया और आपने बोला डिसमिस हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिसमिसल की बात नहीं लिखी है, तो बेसिकली आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट है तो उसको प्रिवेल करवाने की कोशिश करनी चाहिए। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर सकते हैं जब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है वो ठीक नहीं होता, तब तक आप सस्पेंड कर सकते हैं, बट डिसोल्यूशन इज नॉट द वे, ठीक है। तो ये एसआर बोमाई केस में आपको देखने को मिलता है, जो कि लैंडमार्क केस बना है प्रेसिडेंट्स रूल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंपीचमेंट प्रोसेस। ना इंपीचमेंट प्रोसेस इंडिया और यूएस का देख लेते हैं। तो ये आप स्टैटिक में भी पढ़ते हैं तो वहीं से ये लिया गया है। ग्राउंड्स फॉर इंपीचमेंट की अगर बात करते हैं तो इंडिया में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए में ट्रीजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडेमनर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंपीचमेंट हो सकता है यूएसए में। लेकिन इंडिया में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर इनिशिएशन किसी भी हाउस में हो सकता है,
चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। यहाँ पर 14 डे नोटिस दिया जाता है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की, ठीक है। सो 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेज। सो अगर वह पास हो जाता है उसके बाद उसको इम्पीच किया जाएगा। सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेट्स एंड ऑल्सो रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यूएसए में थोड़ा डिफरेंट है। इनिशिएटेड इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही इनिशिएट हो सकता है। रिव्यूड बाय हाउस जुडिशरी कमिटी, सो हाउस जुडिशरी कमिटी यहाँ पर इसको रिव्यू करेगी। सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, जो कि बहुत टफ है। वहां पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए इन हाउस फॉर इम्पीचमेंट। सेनेट ट्रायल प्रेसाइडेड बाय चीफ जस्टिस, 2/3 मेजोरिटी चाहिए फॉर कन्विक्शन, ठीक है। तो प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आउटकम, अगर इम्पीचमेंट है तो लीड्स टू डायरेक्ट रिमूवल, डायरेक्ट रिमूवल हो जाता है अगर आप इम्पीच हो गए हैं। लेकिन यूएस में क्या है, इम्पीचमेंट इज ओनली एन इंडाइटमेंट, ठीक है। रिमूवल इट रिक्वायर्स कन्विक्शन इन द सेनेट। कन्विक्शन कहां पर चाहिए, सेनेट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो वहां पर जो रिमूवल प्रोसेस है, इवन इफ ये प्रोसेस पास भी हो जाता है उसके बाद भी सेनेट में आपको क्या चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, ठीक है। तो जो कि मुश्किल है, वहां पर भी प्रोसेस वेरी वेरी टफ, एंड यहाँ पर भी इंडिया में भी इसको टफ माना जाता है। अब की डिफरेंस की अगर बात करते हैं, ऑन द ग्राउंड्स बेसिस डिफरेंस है, प्रोसीजर और आउटकम तीनों में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इंडिया और यूएसए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज गवर्नर। एज आई टोल्ड यू, प्रेसिडेंट और गवर्नर एग्जीक्यूटिव के सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट बन जाते हैं, तो उसी को रिवाइज कर रहे हैं। तो गवर्नर की अगर बात करते हैं तो डिस्क्रिशनरी पावर्स जान लेते हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स आपको 163, 200 और 356 में देखने को मिलता है। अगर हम 163 की बात करते हैं तो डिस्क्रिशन टू एक्ट बियॉन्ड एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 200 व्हिच इज रिजर्वेशन फॉर बिल फॉर द प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा बिल पेश किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कि डीपीएसपी को डैमेज करता है ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये जो बिल है ये गवर्नर रिजर्व कर सकता है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स के पास एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही प्रेसिडेंट रूल की रिपोर्ट बनाना अंडर आर्टिकल 356 की यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है, वो भी क्या बन जाता है एक तरह से, आई एम सॉरी, ये वो भी क्या बन जाता है एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की बात करते हैं तो नॉमिनेशन वर्सेस इलेक्शन आपको हमेशा डिबेट देखने को मिलती है। वी वेंट फॉर कैनेडियन सिस्टम। कैनेडियन सिस्टम में कैसा होता है, वहां पर भी सेंट्रल रूल ज्यादा आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल रूल का मतलब क्या है, पावर्स किसके पास ज्यादा है, सेंटर के पास ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी आपको जो गवर्नर की पोजीशन है वो क्या देखने को मिलती है, अपॉइंटेड, ठीक है। सो इलेक्टेड नहीं है, वो अपॉइंटेड है। फर्स्ट एआरसी कमीशन की बात करते हैं, रिपोर्ट की बात करते हैं, तो बर्न्ट आउट पॉलिटिशियंस एंड पीपल विद लो इंटेग्रिटी शुडंट बी अपॉइंटेड। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिनकी इंटेग्रिटी लो रही है या बर्न्ट आउट पॉलिटिशियंस जो हैं उनको नहीं होना चाहिए कि आपने वहां पर उनको गवर्नर बना दिया है। मैंडेटरी कंसल्टेशन होनी चाहिए किसके साथ, ऑपोजिशन लीडर के साथ। तो अगर कहीं पर भी आप यहाँ पर गवर्नर लगा रहे हैं तो ऑपोजिशन लीडर जो है उनसे आपको रजामंदी लेनी चाहिए कंसेंसस के बेसिस पे। सरकारी कमीशन की बात करते हैं तो अमेंड आर्टिकल 155 टू मैंडेट कंसल्टेशन विद द सीएम। तो यहाँ पर सरकारी कमीशन ने तो ये कहा था कि अमेंडमेंट जरूरी है, और यहाँ पर अमेंडमेंट करके क्या कीजिए। सो अगर सेंटर यहाँ पर अपॉइंट कर रहा है गवर्नर को, मान लीजिए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के जो सीएम है उनसे कंसल्टेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, अभी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एनसीआर डब्ल्यूसी आपको देखने को मिलता है। उस कमिटी ने क्या कहा है, कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ OM लोकसभा मिनिस्टर एंड HM विच इज होम मिनिस्टर एंड द स्टेट सीएम। तो कमिटी बनाइए, उसके बाद जो रिकमेंडेशन दी जाएगी उन्हीं को यहाँ पर गवर्नर लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन। ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन होनी चाहिए। नो सिविल सर्वेंट्स और डिफेंस चीफ्स, सो कोई भी सिविल सर्वेंट्स या डिफेंस चीफ्स को आप गवर्नर नहीं बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं, डिफीटेड कैंडिडेट्स वीवी गिरी और गदगिल को बेसिकली यहाँ पर आपने क्या बना दिया है, गवर्नर बना दिया है। मेन फ्रॉम सेंटर्स रूलिंग पार्टी, तो बेसिकली यहाँ पर क्या देखा गया है कि यहाँ पर जो गवर्नर लगाए जाते हैं, जो भी सेंटर में रूलिंग पार्टी होती है वो अपने बंदे कहाँ पर लगाते हैं, दूसरी स्टेट्स में, जिससे कि वो क्या कर सके, एक तरह से ओवरव्यू ले सके किसका, स्टेट का, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर में भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर का रोल क्या रहा है। रिमूवल ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 156 में आपको देखने को मिलता है ही वर्क्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो एज सच टेन्योर नहीं है। इश्यूज की अगर बात करते हैं, इट इज वेरी आर्बिट्रेरी। भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट की मर्जी हो, मतलब प्रेसिडेंट मींस व्हाट, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद तो काम करते नहीं है, किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की।
सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब सेंटर जब भी चाहे प्रेसिडेंट गवर्नर को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो इट इज वेरी आर्बिट्रेरी, अनटाइमली एंड मास रिमूवल्स आपको देखने को मिले। तो रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं, सरकारिया रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिलती है 5 ईयर टेन्योर होना चाहिए, मतलब एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। दूसरा, जो प्रेसिडेंट है ही शुड कंसल्ट द अदर पर्संस आल्सो, जिसमें आपको लोकसभा स्पीकर या रिटायर्ड सीजीआई या वाइस प्रेसिडेंट से यहाँ पर कंसल्टेशन होनी चाहिए। टर्मिनेशन एक्सप्लेनेशन, अब टर्मिनेट अगर किया है आपने, यहाँ पर टेन्योर उनको 5 साल का कंप्लीट नहीं करने दिया है, तो एक्सप्लेनेशन दो कि किस वजह से आपने यहाँ पर टर्मिनेट किया है। पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस भी रही हैं। इंपीचमेंट प्रोसेस फॉर प्रेसिडेंट टू अप्लाई टू द गवर्नर्स, अगर गवर्नर को रिमूव करना है तो जैसे इंपीचमेंट करी जाती है प्रेसिडेंट की, वैसे ही इंपीचमेंट करी जाए गवर्नर की भी। ठीक है। नेक्स्ट, एससी इन बीपी सिंगल केस। सो सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंगल केस में क्या कहा है, नो रिमूवल फॉर आइडियोलॉजिकल मिसमैच। अगर आइडियोलॉजी आपकी मिसमैच होती है तो वो ग्राउंड नहीं बनता है कि आपको वहां से गवर्नर को रिमूव नहीं करना चाहिए। दूसरा, आर्टिकल 156 शुड बी अप्लाइड रीजनेबली। आर्टिकल 156 जो है वो रीजनेबली अप्लाई होना चाहिए, मतलब एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात कर रखी है, तो प्लेजर की डेफिनेशन में कुछ वाइबल रीजंस आने चाहिए। क्लैरिटी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इन्विटेशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ना सरकारिया की क्या गाइडलाइंस रही हैं। तो यहाँ पर जो प्री पोल अलायंस है उसको सबसे पहले आपको देखो, जैसे मान लीजिए किसी के पास भी कोई भी पार्टी जो स्टेट लेजिस्लेचर में जीत रही है या जीत के आई है, उनके पास फुल मेजोरिटी नहीं है, तो जिसको कोalition गवर्नमेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपना डिस्क्रिशन यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो प्री पोल अलायंसेस हैं उनको न्योता देना चाहिए कि आप अगर अपनी मेजोरिटी शो कर सकते हो तो आप सरकार बना लीजिए। ठीक है, तो प्री पोल अलायंस। दूसरा, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी प्लस अदर सपोर्ट। पोस्ट पोल अलायंस विद ऑल ज्वाइनिंग द पार्टी एंड पोस्ट पोल अलायंस विद आउटसाइड सपोर्ट। ठीक है, तो इस क्रोनोलॉजी में आपको चलना चाहिए और उसके बाद गवर्नमेंट सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, गवर्नर का। नेक्स्ट, रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो सरकारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, मस्ट बी स्पीकिंग डॉक्यूमेंट विद कोरोबोरेटिंग एविडेंस। सो अगर यहाँ पर आर्टिकल 356 लगाने के लिए गवर्नर रिपोर्ट बना रहा है प्रेसिडेंट को देने के लिए, तो वहां पर एविडेंसेस होने चाहिए कि जब मैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात कर रहा हूं तो भाई यू शुड प्रेजेंट द एविडेंसेस। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको एविडेंसेस शो करने पड़ेंगे कि इस स्टेट में ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो रहा है और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत है। क्लैरिटी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एसआर बोमाई गाइडलाइंस भी आपको देखने को मिली है। डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर अगर करना है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई केस में क्या कहा था, सबसे पहले फ्लोर टेस्ट करवाइए, फ्लोर टेस्ट मैंडेटरी है। तो अगर आप डिसमिस करना चाहते हैं पहले फ्लोर टेस्ट करवाइए। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या है, मेजोरिटी टेस्ट करवाइए। तो अगर मेजोरिटी में वो पास हो जाते हैं तो आप यहाँ पर डिसमिस ना कीजिए बट सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नो डिसोल्यूशन इफ गवर्नमेंट होल्ड्स मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी है तो डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू फॉर मैलिफाइड इंटेंट, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का स्कोप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगेन ये गाइडलाइंस जो है ना बच्चे, दीज बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हम स्टैटिक पोर्शन में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं हम तो सिर्फ आर्टिकल नंबर पे फोकस करते हैं। हम सरकारी कमीशन ने क्या कहा, क्या रिकमेंडेशंस दी, कौन सा ऐसा केस था, केस लॉ क्या है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, तो मेंस में आपको ये माइंड मैप काफी ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन इंडिया। ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करते हैं तो लॉ मेकिंग बॉडीज जो है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, लेकिन जो लॉ इंप्लीमेंटेशन है अगेन वो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं। अगर हम रोल की बात करते हैं तो दे इम्प्लीमेंट द लॉज। लॉ इंटरप्रिटेशन की अगर बात करते हैं तो कौन करता है, जुडिशरी करता है। इसका काम क्या है, इंटरप्रेट करने का। ओवरलैपिंग फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर्स होल्ड करता है, जिसमें आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखने को मिलती है। हैज लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। एंड लेजिस्लेचर की अगर बात करते हैं इट कैन डेलीगेट फंक्शंस टू द एग्जीक्यूटिव, जो कि आपने सेंटर स्टेट रिलेशंस में पढ़ा होगा ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसको दे रखी है, एग्जीक्यूटिव पावर टू लेजिस्लेट इन सर्टेन केसेस। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको देखने को मिलती है, जो कि आर्टिकल 123 में देखने को मिलता है ना। स्कोप क्या है, ऑर्डिनेंसेस कवर सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सम लिमिटेशंस एज लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए क्या आप यहाँ पर ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। मैंडेट यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकते, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी जो ऑर्डिनरी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, पार्लियामेंट जो बना सकता है वो यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे रखी है किसको, एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल 213 के तहत आपको क्या देखने को मिलता है, व्हिच इज गवर्नर्स लॉ मेकिंग पावर, ठीक है, ऑर्डिनेंस। नाउ लिमिटेशंस ऑन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, लिमिटेशंस क्या एग्जिस्ट करती है, when the legislature is not in session, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली लेजिस्लेचर सेशन में है तब भी आप ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, नहीं। सिर्फ एक कंडीशन है, या तो दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या दोनों में से एक हाउस अगर सेशन में नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस यूज कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन। दूसरा, इमीडिएट एक्शन रिक्वायरमेंट। ना इमीडिएट एक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है मस्ट बी सर्टिफाइड दैट देयर इज एन इमीडिएट एक्शन दैट इज नेसेसरी। तो यहाँ पर इमीडिएट, अगर आपको लगता है कि भाई ये लॉ अगर पास नहीं हुआ तो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो जब प्रेसिडेंट को लगता है कि ये इमीडिएट नेसेसरी है, इस लॉ को पास करना ही पड़ेगा ऑर्डिनेंस के थ्रू, तभी ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको पास करवाया जाएगा। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो आपने स्टैटिक पोर्शन में जरूर पढ़ा होगा, इट इज 6 months and 6 weeks, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या है इसकी, इतनी ड्यूरेशन है, मतलब जैसे ही रीअसेंबली होगी 6 हफ्तों का टाइम दिया जाता है, 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है कि आप इस ऑर्डिनेंस को पास कीजिए या डिसमिस कीजिए, ठीक है। तो एक तरह से लिमिटेशन ऑन दी अप्रूवल रिक्वायरमेंट भी है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स। तो एज आई टोल्ड यू 6 वीक्स के तहत इसको अप्रूव करना चाहिए जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबली होगी। सीज टू ऑपरेट इफ बोथ हाउसेस डिसअप्रूव, वो सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर दोनों ही हाउसेस इसको अग्री नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंट रिजॉर्ट टू ऑर्डिनेंस रूट। ये भी एक इशू देखने को मिलता है, जब सरकार को लगता है कि दूसरे हाउस में उनकी मेजोरिटी नहीं है तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट यूजेज किया गया है। रीजंस क्या है, रिलक्टेंस टू फेस द लेजिस्लेचर, कि पास नहीं होगा इसलिए ऑर्डिनेंस के थ्रू ही पास कर दो। दूसरा, लैक ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, एज आई टोल्ड यू मेजोरिटी नहीं है तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। ऑपोजिशन डिसरप्शंस, ऑपोजिशन जो है वो डिसरप्ट करती है तो उसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो ये रीजंस हो सकते हैं। इश्यूज क्या है, इट वायलेट्स सेपरेशन ऑफ पावर, यस, क्योंकि एग्जीक्यूटिव किसके डिपार्टमेंट में आ जाता है, लेजिस्लेचर के डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कंपार्टमेंटलाइजेशन जरूरी है, वो आपको नहीं देखने को मिलती है। दूसरा, बायपासेस डेमोक्रेटिक डिबेट, जब पार्लियामेंट में डिस्कशंस डिबेट्स होती हैं तो वो डिस्कशंस और डिबेट्स हो ही नहीं पाती हैं, तो एक तरह से ये क्या करता है, बायपासेस डेमोक्रेटिक डिबेट। दूसरा, रीप्रomulgation गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट। सो आप देख सकते हैं रीप्रomulgation जो है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंटेंट है, इंटेंट है, उसको वायलेट करता है। थ्रेटन सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव शुड एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट। सो जब अगर हमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो आपका जो भी फंक्शनिंग या गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर्स। क्लैरिटी है ना। इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो चैलेंज किया जाता है, चैलेंज किया जा सकता है इफ इमीडिएट एक्शन नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है जिसके लिए रुका जा सकता है, 6 महीने रुका जा सकता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट के थ्रू ही पास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। दूसरा, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन केस लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्डिनेंस पावर विद इन जुडिशियल रिव्यू ओवरटर्न्ड इन वेंकट रेड्डी केस। तो आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस पावर जो है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो वेंकट रेड्डी है उनके केस में यहाँ पर क्या किया गया था, इसको रिवर्स किया गया था। DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑर्डिनेंस पावर फॉर एक्सेप्शनल केसेस नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर लॉ मेकिंग। सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस के लिए ही ऑर्डिनेंस को यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब इसका फ्रीक्वेंट यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए until and unless there is an imminent need, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आपको देखने को मिलता है फेलियर टू प्लेस ऑर्डिनेंस बिफोर लेजिस्लेचर इज अब्यूज ऑफ पावर। तो अगर आप जानबूझ के यहाँ पर जो बिल है उसको बार बार ऑर्डिनेंस के थ्रू ही पास करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, या आप क्या कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज ऑफ पावर है, ठीक है। तो ये सारे ही केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपसे ऑर्डिनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्हिच इज कोalition पॉलिटिक्स। नाउ ये काफी ज्यादा न्यूज में रही है, एज आई टोल्ड यू, जो रिसेंट आपको लोकसभा इलेक्शंस देखने को मिले हैं, आज प्रेजेंटली क्या एग्जिस्ट करती है, कोalition पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, क्योंकि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो एक्चुअली में फुल मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है ना।
कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो बीजेपी, एज आई टोल्ड यू, उन्होंने एनडीए के साथ क्या बनाया है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। कोलिशन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलता है कोलिशो से, जो कि एक लैटिन वर्ड है टू ग्रो टुगेदर। कोलिशन का मतलब ये होता है टू ग्रो टुगेदर। डेफिनेशन की बात करते हैं तो मल्टीपल पार्टीज जो हैं वो ज्वाइन करती हैं अपने हैंड्स और एक तरह से सरकार बनाती हैं। कॉमन इन मॉडर्न पार्लियामेंट्स, मॉडर्न पार्लियामेंट्स में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स हैं जिससे कि सरकार बनाई जाती है। नाउ फीचर्स की बात करते हैं तो क्या है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी पार्टीज ज्वाइन करती हैं हैंड्स एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। दूसरा रिवॉर्ड बेस्ड है। अब कोalition पार्टनर्स जो है वो मोटिवेट रहते हैं मटेरियल और साइकिक रिवॉर्ड से। टेम्पररी कंजंक्शन है, एक तरह से बेस्ड ऑन टेम्पररी एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट ओनली, सरकार बनाने के लिए सब साथ आते हैं। डायनेमिक नेचर है, कोalition प्लेयर्स ग्रुप्स में डिसॉल्व और फॉर्म न्यू वंस। ऐसा ही होता है, आपको कोलिशन पॉलिटिक्स जल्दी गिरती हुई दिखती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं वो ज्यादा टिक नहीं पाती हैं। दूसरा कॉम्प्रोमाइज और प्रैग्मेटिज्म, सो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऑब्वियस ही बात है, जो एक सरकार है, जो एक पार्टी है, अगर उसको फुल मेजोरिटी मिल जाती है तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर दूसरों को साथ लेके चलना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। प्रैग्मेटिज्म अप्रोच को निभाना पड़ता है। पर्पस की अगर बात करते हैं तो कोलिशन का काम क्या है, पॉलिटिकल पावर गेन करना। ठीक है ना, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स देख लेते हैं। एक प्री पोल होती है, एक पोस्ट पोल होती है ना। प्री पोल का मतलब क्या है, सबसे पहले डिसाइड ही कर लिया जाता है कि अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो हम सब इकट्ठे आके क्या करेंगे, सरकार बना लेंगे। तो अग्रीमेंट अमंग पार्टीज टू कोऑपरेट बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ही। पोस्ट पोल क्या होता है, जो बाद में बनाई जाती है। अग्रीमेंट अमंग पार्टीज टू कोऑपरेट आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स। पर्पस क्या है, कंसोलिडेट करना वोट्स और अवॉइड वोट स्प्लिटिंग, वोट स्प्लिट ना हो। जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उन्होंने कौन सी प्री पोल अलायंस बनाया था, INDIA, है ना। सो जो वो अलायंस बेसिकली क्या था, इट वाज अ प्री पोल अलायंस। सो एक तरह से प्रेजेंट करता है यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, एडवांटेज क्या है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना देता है जिससे कि आप जॉइंट मैनिफेस्टो बना सकते हो। इसे अगर हम पोस्ट पोल अलायंस की बात करते हैं तो फॉर्म गवर्नमेंट व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज अ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि ओके हम सब साथ आते हैं और क्या बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। ठीक है, तो प्री पोल एंड पोस्ट पोल। ना फेजेस आप देख सकते हैं, बहुत जगह आपको कोलिशन सरकारें देखने को मिली है। 1947 to 67 आपको देखने को मिलता है, वन पार्टी मेजॉरिटी रही है जिसको कांग्रेस एरा भी कहा जाता है। 1967 to 77 आपको देखने को मिलता है, जो नॉन कांग्रेस कोलिशन है वो आपको 9 स्टेट्स में देखने को मिली। फेज 3 की अगर बात करते हैं 1977 to 79, जो कांग्रेस है इट डिफीटेड इन पार्लियामेंट्री एंड स्टेट इलेक्शंस एंड इमरजेंसी लेड टू अ बैकलैश। डिक्लाइन ऑफ कोलिशन आपको देखने को मिलता है 1980 to 89, फेलियर ऑफ जनता कोलिशन एंड रीसर्जेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एरा आपको दोबारा देखने को मिलता है 1980 to 89। फेज 5 जो 89 to 99 आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर इमेच्योर कोलिशंस थी, हंग असेंबलीज आपको देखने को मिली और माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिली। 1919 to 2014 आपको देखने को मिलता है स्टेबल और मैच्योर कोलिशन, यूपीए की सरकार रही और यूपीए कोलिशन है, सो कोलिशन जो है वो स्टेबल रहे। ऐसे ही 2014 to 2024 आपको रिटर्न ऑफ सिंगल पार्टी देखने को मिलता है, बीजेपी पावर में रही एंड अब रिटर्न ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स देखने को मिलता है। लेट्स सी ये कितना सर्वाइव कर पाता है, कितना कोलिशन ये स्टेबल रहता है। क्लैरिटी है? ओके, ना मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है वो जान लेते हैं। सो मेरिट्स क्या है, देखो इंक्लूसिविटी, बहुत सारी पार्टीज जब मर्ज करके आती है तो इंक्लूसिविटी आपको देखने को मिलती है। पावर शेयरिंग, एक तरह से पावर शेयरिंग आपको देखने को मिलती है, नहीं तो एक ही पार्टी के पास सारा पावर रहता है। चेक्स ऑन पावर, एक तरह से पावर पे जो एक पार्टी जो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है उस पर भी चेक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी थ्रू कंसेंसस, सबकी रजामंदी से डिसीजंस लिए जाते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। दीज आर दी मेरिट्स। ना डीमेरिट्स क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस। सो क्या होता है, अगर एक सरकार कोई पॉलिसी लेके आना चाहती है लेकिन उस सरकार ने कोalition गवर्नमेंट बना रखी है उसके साथ, तो अगर वो उसके फेवर में नहीं है तो वो आप पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो पॉलिसी पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है। इनस्टेबिलिटी है, कभी भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं वो टूट जाती हैं, सरकारें डिसॉल्व हो जाती हैं। डाइल्यूटेड पॉलिसीज, सो इट कैन लीड टू वाटर्ड डाउन पॉलिसीज लाइक लैक इफेक्टिवनेस। ठीक है, ऐसी रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी आपको देखने को मिलती है एंड शॉर्ट टर्म फोकस्ड रहता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पावर अटेन करने के लिए जो सरकारें हैं वो बनाई जाती हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म इनका फोकस रहता है। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रिगार्डिंग कोलिशन गवर्नमेंट्स। नाउ देखो ये न्यूज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट्स आपको 2014 to 2024 देखने को ही नहीं मिली है ना, तो इसलिए क्वेश्चंस भी ज्यादातर नहीं पूछे गए थे।
लेकिन अब 2024 में आपको ये रिटर्न देखने को मिल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी कि मेंस में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन सिंपल है, ये तो स्टैटिक पोर्शन ही है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर चेंजेस ब्रॉट इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 टू द रीसेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ फार विल इट इंप्रूव इंडियाज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को करंट अफेयर्स के साथ लीड किया गया है, तो हम पढ़ेंगे इसको। ऐसी स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग officers of the state legislature in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and facilitating best democratic practices। So आपसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में पूछा गया है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते हैं, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। सो गवर्नर पे क्वेश्चन है, डिस्कस द लीगलिटी ऑफ रीप्रोमulgation। एज आई टोल्ड यू, हमने अभी पढ़ के आए हैं रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आप कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के तहत डाल दिया है कि अगर आप रीप्रोमलगेट कर रहे हैं तो एक तरह से आप क्या बाईपास करना चाह रहे हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाईपास करना चाह रहे हैं। तो चारों क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला था अटॉर्नी जनरल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक तरह से प्रोवाइड करता है लीगल एडवाइस। आर्टिकल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 76 आपको देखने को मिलता है। पावर्स क्या है, ये अटेंड कर सकते हैं कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल इन इंडिया। ही हैज द राइट टू अपीयर इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट and authority to advise on the legal matters. Now limitations क्या है, he cannot hold a brief against the government of India, brief नहीं कर सकते हैं, must maintain impartiality. Next अगर हम बात करते हैं appointment in term, he is appointed by the president of India and holds the office at the pleasure of the president. Importance की अगर बात करते हैं, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस को लीगली वैलिड करवाते हैं, लीगली साउंड करवाते हैं, प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिकल रोल है इनका इन प्लेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पे था, रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या हुई उस टाइम का क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट है। की अमेंडमेंट्स क्या थी, इट वाज आर्बिट्रेशन टाइमलाइंस, क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एंड ऑटोमेटिक स्टे ऑफ अवार्ड्स। इसमें आपको की डिटेल्स देखने को मिलती हैं। देखिए जो भी करंट अफेयर से लिंक करे जाते हैं तो वो जो क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहलाए जाते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो अब आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिल रहा है दैट बिकम्स क्रूशियल। डन। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एनहांस करना था एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना था, रिड्यूस करना था कॉस्टिंग एंड स्ट्रेंथन करना था एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स। क्योंकि हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं। और क्योंकि हमारा जो कोर्ट है वो ओवरबर्डन्ड है तो हम तो चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन हो, जिससे कि हम क्या कर सकें, हम प्रमोट कर सकें जस्टिस सिस्टम या डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट कर पाए। क्लैरिटी है ना। एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्या है, इंप्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूस्ड बर्डन ऑन कोर्ट्स, इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, एंड मोर रिलायबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दैट इज रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। सो आप देख सकते हैं इनका काम क्या है, आपसे पूछा गया था इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो स्पीकर या फिर जो चेयरमैन है वो क्या करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो मेंटेनिंग ऑर्डर, ठीक है, एनफोर्सेस डेकोरम, डेकोरम मेंटेन करना, यूजेस डिसिप्लिनरी पावर्स टू एड्रेस डिस्ट्रप्शंस, कोई भी डिस्ट्रप्शंस होती हैं तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो उन पे एक्शन ले सकते हैं। एंश्योर्स रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर से काम चले ये इंश्योर किया जाता है। इम्पार्शियलिटी है, ही एक्ट्स एज अ न्यूट्रल फिगर, न्यूट्रल फिगर की तरह एक्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग एंड द ऑपोजिशन पार्टीज, अवॉइड्स बायसेस, ठीक है। सो एक तरह से इम्पार्शियलिटी का रोल निभाते हैं। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस की अगर बात करते हैं, ही फैसिलिटेट्स कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डायलॉग, ensures majority voices are heard within the proceedings, promote transparency and so on and so forth, and he also supports the legislative efficiencies. But कुछ challenges भी exist करती हैं, जैसे political pressures, क्योंकि वो किसी न किसी majority party से majority party rule से belong करते हैं, तो biasness आपको देखने को मिलती है। Handling disruptive behavior and protests in the house, ये challenge हो जाता है, and ensuring adherence to impartiality under कंटेंशियस कंडीशंस, जहां पर कंटेंशियस कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं वहां पर इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करना इट बिकम्स अ चैलेंज, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे पूछा गया था, सॉरी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर पे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं असेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज, सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको 213 के तहत देखने को मिलता है।
सो गवर्नर जो है वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को। इमीडिएट एक्शन रिक्वायरमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ऑर्डिनेंस तभी लाए जब दोनों हाउसेस या दोनों में से एक हाउस सेशन में नहीं है और एक इमीडिएट नीड की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, लिमिटेड स्कोप आपको देखने को मिलता है। ऑर्डिनेंस शुड एड्रेस इश्यूज विद इन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट हैं उसी के तहत यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो सकती है। टेम्पररी मेजर है, सो एज आई टोल्ड यू इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको 6 मंथ 6 वीक्स देखने को मिलती है। नाउ लीगल डिबेट क्या है, लीगैलिटी की अगर रीप्रमलगेशन की बात करते हैं तो लीगल डिबेट क्या एग्जिस्ट करती है कि जो रीप्रमलगेशन है ना विदाउट प्लेसिंग ऑर्डिनेंसेस बिफोर द लेजिस्लेचर रेजेस कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न्स। ऑब्वियस सी बात है, आप बार बार उस ऑर्डिनेंस को रीप्रमलगेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इसको लेजिस्लेचर में लेके आना नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, डीरेल कर रहे हैं, है ना। तो जो आरसी कूपर केस आपको और डीसी वाधवा केस देखने को मिलता है वो इसी के रिगार्डिंग है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप रीप्रमलगेशन कर रहे हैं जिसमें कोई इफेक्टिव चेंज नहीं है लॉ में, आप उसी सेम लॉ को बार बार रीप्रमलगेट कर रहे हैं तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप आपको ऑर्डिनेंस में देखने को मिलता है। तो एज आई टोल्ड यू डीसी वाधवा केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीप्रमलगेशन के लिए, और कृष्ण कुमार केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। दोनों ही केसेस में ये कहा गया था कि अगर आप रीप्रमलगेशन करी जा रहे हैं, बार बार इसको रीप्रमलगेट कर रहे हैं ऑर्डिनेंस को, तो ये वायलेट करता है किसको, लेजिस्लेटिव फंक्शन को, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट की अगर बात करते हैं तो इट अंडरमाइंस द सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव बेसिकली लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है और ये सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक्स। तो जैसे ही रीअसेंबली होगी तो 6 वीक्स का टाइम दिया जाएगा और उसको बेसिकली वहां पर पेश होना चाहिए, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में, और ये जो केस लॉज है दे बिकम वेरी वेरी क्रूशियल, राइट। क्लैरिटी है। सो हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस, अगेन 4 ही क्वेश्चंस आए थे यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव से, बट चारों ही इंपॉर्टेंट है, राइट। So this was it. Again हमने executive as a topic we have completed. Now what you can do, जैसे ही आप सेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको पूरा की डिटेल, जैसे ये माइंड मैप्स में है वैसे ही आपको वो प्रिंटेबल फॉर्म में देखने को मिलता है, आप उसको रीड कर सकते हैं और पीवाईक्यूज को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।